गुड मॉर्निंग। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के लिए CC5 इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी में यूनिट 4 गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं फाउंडेशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। जिस समय अमेरिका में संरचनावाद के खिलाफ व्यवहारवादियों द्वारा आवाज़ बुलंद किया जा रहा था, ठीक उसी समय जर्मनी में मनोवैज्ञानिकों के एक विशेष स्कूल के द्वारा संरचनावादियों के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जा रहा था। यह मनोवैज्ञानिकों का एक विशेष स्कूल है जिसे गेस्टाल्ट स्कूल कहा गया। दूसरे शब्दों में गेस्टाल्ट स्कूल की नींव तब रखी गई जब अमेरिका में संरचनावाद के खिलाफ व्यवहारवादियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था और ठीक उसी समय मनोवैज्ञानिकों के एक समूह के द्वारा जर्मनी में भी संरचनावादियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जा रहा था। और यह वही मनोवैज्ञानिकों का समूह है जिसे गेस्टाल्ट स्कूल कहा गया और इसी तरह से गेस्टाल्ट वाद की नींव रखी गई। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर 1880 से 1943 उनका कार्यकाल जीवन काल रहा, उनके द्वारा 1912 ईस्वी में हुआ। गेस्टाल्ट स्कूल का जन्म 1912 में जर्मनी में हुआ। इस स्कूल के सह संस्थापक को-फाउंडर कोहलर तथा कोफ्का थे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में संरचनावाद के उस मौलिक विचारधारा पर घोर आपत्ति जताई जिसमें यह कहा गया था कि चेतन अनुभूति को उत्तम ढंग से अध्ययन करने के लिए उसे उसके मौलिक तत्वों में विश्लेषण करना आवश्यक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का विचार था कि व्यक्ति किसी वस्तु या पैटर्न का प्रत्यक्षण एक संपूर्ण इकाई में करता है, अर्थात व्यक्ति किसी वस्तु या पैटर्न को होल यूनिट में देखता है। यह संपूर्णता वस्तु के विभिन्न अंगों या उसके भागों का योग नहीं होता। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है संपूर्ण, होल, प्रारूप, फॉर्म या पैटर्न। गेस्टाल्ट सिद्धांत के इस विचार को समर्थन देने के लिए वर्दाइमर ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसे फाई फिनोमिनन या फाई घटना कहते हैं। इस प्रयोग में एक अंधेरे कमरे में दो बल्ब को जो एक दूसरे से कम दूरी पर थे रखा गया। पहला बल्ब जलाया गया और फिर उसे बुझाते ही दूसरा बल्ब जला दिया गया। जैसे जैसे दोनों बल्ब को एक दूसरे के बाद जलाने और बुझाने का क्रम आगे बढ़ाया गया, व्यक्ति को या प्रेक्षक को यह महसूस होने लगा कि एक ही बल्ब एक ही जगह से दूसरी जगह आगे पीछे घूम रहे हों। यह सेकंड के 1/15 भाग में होता था। गेस्टाल्टवादियों ने गति के इस भ्रम को फाई घटना या फाई फिनोमिनन कहा है। इसे गति का भ्रम भी कहते हैं। आजकल इसे स्ट्रोबोस्कोपिक गति भी कहा जाता है।
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को भी सबूत माना है कि व्यक्ति वस्तु का एक पैटर्न या उसकी संपूर्णता का प्रत्यक्षण करते हैं, न कि विभिन्न और स्वतंत्र संवेदनाओं का एक संग्रहण का। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण एक पैटर्न या उसकी संपूर्णता में करते हैं। किसी वस्तु का प्रत्यक्षण विभिन्न संवेदनाओं या स्वतंत्र संवेदनाओं के संग्रह के रूप में नहीं करते हैं, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का मानना है। गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिक ने प्रत्यक्षण के अलावा चिंतन, सीखना तथा स्मृति के क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया है, अर्थात इन क्षेत्रों में भी शोध अध्ययन करके कई महत्वपूर्ण खोज किए हैं। सीखना के क्षेत्र में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि प्राणी सूझ या इंसाइट के द्वारा सीखता है। सूझ या इंसाइट को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र में भयानक अंतरण कहते हैं। चूँकि सूझ प्राणी में अचानक से आता है, इसलिए गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि सीखना भी अचानक होता है। गेस्टाल्टवादी यह नहीं मानते हैं कि सीखना अभ्यास के साथ क्रमिक ढंग से धीरे धीरे होता है। गेस्टाल्टवादियों में कोहलर ने 1917 में सुल्तान नाम के एक वनमानुष पर अपना प्रयोग करके सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लोगों ने सूझपूर्ण सीखना के 4 व्यवहारात्मक सूचकांक बतलाया, जो इस प्रकार है। किंकर्तव्य विमूर्ता से अचानक पूर्णता की ओर अंतरण, नियम को समझने के बाद निष्पादन में तेजी एवं सहजता, उत्तम धारण, समान समस्यात्मक परिस्थिति में तत्परता के साथ समाधान का अंतरण। इस अंतिम प्रकार के अंतरण को गेस्टाल्टवादियों ने पक्षांतर भी कहा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन कोहलर ने अपने प्रयोग के आधार पर किया है। उनका यह प्रयोग दृष्टि विभेदन पर आधारित है। उन्होंने अपना प्रयोग मुर्गियों और वनमानुष पर किया। अपने प्रयोग के माध्यम से यह निष्कर्ष दिया कि वनमानुष सूझ के द्वारा सीखते हैं। प्राणी के सामने जब अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब वह उन समस्याओं का समाधान खोजता है। आकस्मिक रूप से समस्या का समाधान हो जाना ही सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। कोहलर ने यह स्पष्ट किया कि अंतर्दृष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति अचानक होती है और उद्देश्य की पूर्ति तक अविरल गति से चलती रहती है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि सीखना की प्रतिक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता समस्या के पूर्ण रूप से समझने में उत्पन्न बाधाओं के कारण होती है। सूझ प्राणी को उस समय अवश्य होता है जब वह लक्ष्य प्राप्ति में किसी बाधा को महसूस करता है। कोहलर ने अपना यह प्रयोग वनमानुष के साथ साथ 3 वर्ष के बच्चों पर भी किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि समस्या का समाधान आकस्मिक सूझ का ही परिणाम नहीं, बल्कि समस्या के प्रति की गई अनुक्रिया में पूर्ण और संगठन का नियम भी कार्य करता है। उनका यह भी मानना है कि उसके इस प्रयोग में प्रयोज्य उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग न करके संगठित रूप में करता है। अंतर्दृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफका और वर्दाइमर ने मुख्य संप्रत्ययों के आधार पर की है, अर्थात इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा ही अंतर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न होता है। पहला है लक्ष्य, दूसरा संगठन,
तीसरा है पुनः संगठन, चौथा है बाधा, पांचवा तनाव। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि समस्या का अनुभव व्यक्ति या जीव उस समय करता है जब उसके लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार का अवधान दिखाई पड़ता है। बाधा की उपस्थिति होने पर प्राणी के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव कितना होगा यह भी उस लक्ष्य के महत्व और उसके स्वरूप पर निर्भर करता है। लक्ष्य का महत्व जितना ही अधिक होगा, व्यक्ति का तनाव उतना ही अधिक होगा और वह तनाव उतना ही अधिक महसूस करेगा। प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयासरत होगा। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के अंदर तनाव जितना ही अधिक होगा, वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए उतना ही बेचैन रहता है। इसके कारण ही व्यक्ति के अंदर प्रत्यक्ष परक संगठन या पुनः संगठन पाया जाता है। यह संगठन और पुनः संगठन तब तक पाया जाता है जब तक कि प्राणी लक्ष्य प्राप्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर ले। इस प्रयोग में कोहलर का सुल्तान नामक वनमानुष कम भूखा होता तो उसके अंदर केले का महत्व कम होता और तनाव और संगठन और पुनः संगठन कम होता, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्दृष्टि या सूझ की भी संभावना कम दिखाई पड़ती। प्रयोग में यह पाया गया है कि प्रयोज्य समस्या का प्रत्यक्षीकरण जितना ही अधिक करता है, अंतर्दृष्टि या सूझ की संभावना उतनी ही अधिक होती है। चिंतन के क्षेत्र में भी गेस्टाल्टवादियों का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्दाइमर ने चिंतन के 3 प्रकार बतलाए हैं, ए, बी और वाई। ए प्रकार के चिंतन। ए प्रकार का चिंतन उत्पादक चिंतन को कहते हैं, यानी प्रोडक्टिव थिंकिंग, जिसमें व्यक्ति का संबंध निर्णयात्मक समस्याओं से होता है तथा जिसमें सम्मोहन, पुनः संगठन तथा महत्वपूर्ण विशेषताओं की खोज आदि की प्रक्रिया प्रधान होती है। बी प्रकार का चिंतन अंशतः उत्पादक तथा अंशतः अनुत्पादक एवं यांत्रिक होता है। वाई प्रकार का चिंतन प्रयास और भूल तथा अंध चिंता या अंध चिंतन के समान होता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्मृति के क्षेत्र में प्रत्यक्षण के नियमों का उपयोग किया जाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार स्मृति एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्हों में कई तरह के क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम के अनुरूप होते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें वर्दाइमर, कोफका और कोहलर ने कई ऐसे महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन प्रत्यक्षण के क्षेत्र में किया जिसके द्वारा प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में होता है, न कि खंडों में होता है। इन्हें प्राथमिक संगठन के नियम के नाम से जाना जाता है। इन्हें उत्तेजक कारक भी कहते हैं। इसे प्रेग्नोज या सुंदर आकृति का नियम भी कहते हैं। प्रत्यक्षिक संगठन के नियमों का उल्लेख करते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने ये नियम बताए हैं। पहला है समीपता का नियम। इसके अंतर्गत उन्होंने बतलाया कि यदि उद्दीपक अत्यंत नज़दीक है तो उसका प्रत्यक्षीकरण एक इकाई के रूप में होगा, अर्थात उद्दीपकों या उत्तेजनाओं का अलग प्रत्यक्षीकरण न होकर समूह के रूप में होता है। इसे ही समीपता का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए 6 रेखाएं 2-2 के जोड़े में अगर दिख रही है तो वह संगठित होकर 2-2 के जोड़े में दिखाई देगी। यह समीपता के कारण ही संभव हो सकता है, जबकि
दाहिने किनारे पर स्थित रेखाएं अलग अलग प्रत्यक्षीकृत होती हैं। इसका कारण यह है कि समीपता का अभाव है। दूसरा नियम है समानता का नियम। समानता का नियम के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण करते समय यदि उत्तेजना या उद्दीपकों में समानता है तो उनका प्रत्यक्षीकरण अलग अलग न होकर संपूर्ण के रूप में होता है। जैसे अगर दो तरह के बिंदुएं हैं, काली बिंदुएं एक लाइन में और दूसरी लाइन में सफ़ेद बिंदु हैं, तो उसका प्रत्यक्षीकरण में काली बिंदु एक साथ दिखेंगी और सफ़ेद बिंदु एक साथ। यह समानता का नियम के कारण होता है। तीसरा है निरंतरता का नियम। इसके अंतर्गत यदि किसी आकृति को पूर्ण रूप करने के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, तो उस आकृति के साथ उस विकल्प का चयन भी किया जाएगा जो आकृति की निरंतरता को बनाए रखने में सफल होगा। चौथा है पूर्ति या परिसीमन का नियम। पूर्ति या संवृत्तता या परिसीमन का नियम के अनुसार किसी उद्दीपक या वस्तु के विभिन्न भाग विभक्त होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में समग्र रूप से प्रत्यक्षित होते हैं। सममिति का नियम। यदि उद्दीपकों या उत्तेजनाओं में सुडौलपन की विशेषता है तो इसका प्रत्यक्षीकरण एक समूह में होगा। उद्दीपकों में यह विशेषता जितनी अधिक होगी उसके समूह में प्रत्यक्षीकृत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक पाई जाती है। अभिविन्यास का नियम। इस नियम के अनुसार उद्दीपकों या उत्तेजनाओं में समरूपों में दिक् की मुख्य धुरी की सिधाई आकृति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है, अर्थात आकृति का निर्धारण करती है। आकृति का यह निर्धारण अभिविन्यास कहलाता है। समावेशन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को पूर्ण एवं सहज आकृति के रूप में प्रत्यक्षीकृत होने के लिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व का होना चाहिए। यदि वह अन्य एकीकृत समग्र आकृति में समावेशित है तो उसका आकृति के रूप में सरलतापूर्वक प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा और व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ेगा। सुंदर आकृति का नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण उतना सरल, सुंदर और समग्र रूप में होगा जितना कि परिस्थितियां संभव होने देंगी। इस तरह प्रत्यक्षण के क्षेत्र में गेस्टाल्टवादियों ने कई नियम बनाए। उनमें विशेष उल्लेखनीय नियम हैं प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम और समकृतिकता के नियम। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण एक निश्चित पृष्ठभूमि पर संगठित ढंग से करता है। वर्दाइमर का मानना है कि ऐसा नियम अर्जित नहीं होती है, यह जन्मजात होता है, इसलिए इन्हें मूल संगठन का नियम भी कहा जाता है। समकृतिकता का नियम। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जो व्यक्ति वास्तविक रूप में देखता है, मनुष्य वास्तविक रूप में देखता है किसी उत्तेजना को और मस्तिष्क में जो घटना घटित होती है उनके बीच एक एक बिंदु का संबंध होता है। हालांकि इन दोनों के बीच सादृश्यता वास्तविकता के रूप में नहीं भी हो सकता है, अतः इन दोनों के बीच का संबंध स्थान विशिष्टता के आधार पर होता है, स्थलाकृतिक आधार पर नहीं। इसे एकैक स्माकारिता भी कहते हैं। थैंक यू।